नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में आज का टॉपिक है क्वांटम व्यू ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स। तो हम प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था किस तरीके से हम क्लासिकल व्यू या क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल्स और वेव्स को के कंसेप्ट को इंटरप्रेट करते हैं। समझ में आई बात। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम व्यू क्या है पार्टिकल्स और वेव्स का। तो हम इसको किसकी मदद से पढ़ेंगे, हम इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वांटम व्यू तो हमें पढ़ना ही है। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी तक आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर्स में भी। ठीक है, तो आज हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल भी मैं आपको बताऊंगा और क्या सिग्निफिकेंस है कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल का, किसने कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल के बारे में बताया था, और फिर हम आज के लेक्चर को अपने को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वांटम व्यू ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स की जैसे मैं बात करूं तो मैंने जैसे अभी आपको बताया हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले पार्टिकल यदि मैं लूँ तो क्वांटम पार्टिकल क्या लेना चाहिए। तो क्वांटम पार्टिकल मैंने क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन। तो एक क्वांटम मटेरियल पार्टिकल लिया है इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। अब देखो ये मेरे पास स्लिट 1 है, ये क्या है स्लिट 1, और स्लिट S2 को मैंने क्या किया है, क्लोज्ड कर दिया है। ठीक है, तो ओनली स्लिट S1 खुला हुआ है। तो ये मेरे पास क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है S1 स्लिट से पास होगा तो मेरे पास इंटेंसिटी कितनी आएगी स्क्रीन पर, I1। समझ में आई बात। तो ये जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा ना बेल कर्व, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है मुझे कब, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन पास होंगे किस स्लिट से, S1 स्लिट से। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सबसे ज़्यादा मिडल में ही तो आएंगे, है ना। जो स्लिट है ना, तो स्लिट से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो इट्स नेचुरल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहीं आएंगे, तो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा यहीं होगी। और जैसे हम ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे ना इस मिडल स्पेस से, तो इंटेंसिटी कम होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे कम मिलेंगे जो स्लिट से निकले हैं। समझ में आई बात। तो ये कब था, जब हमारे पास स्लिट S1 ओपन थी। अब हम S1 को क्या कर देंगे, क्लोज्ड कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ओनली स्लिट S2 इज ओपन। अब हमारे पास स्लिट S2 सिर्फ खुला हुआ है, ये S2 खुला हो गया। समझ में आई बात। अब सेम वही होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें इस मिडल पोर्शन में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बेल कर्व हमें मिल रहा है। ठीक है, और जैसे हम ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये तो जब S1 को ओपन रखा और S2 को ओपन रखा, तो ये हमने इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट की, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट में S1 और S2 स्लिट्स को ओपन और क्लोज करके किया। अब क्या क्या गया एक्सपेरिमेंट में, दोनों स्लिट को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। क्या क्या, दोनों स्लिट को ओपन रखा। अब देखो अब हमें क्या मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। क्या मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। आप जैसे कि देख सकते हो, तो देखो ये जो डॉटेड पोर्शन है ना, ये तो डॉटेड पोर्शन तब होगा यदि हम एक ही स्लिट को यदि ओपन रखें। तो आप देखो जैसे एक स्लिट जब ओपन रहता है ना, तो हमारे पास ऐसे बेल कर्व मिलता है। ठीक है, तो ये डॉटेड कर्व कब होता है, जब हम कर्व की शेप कब आती है, जब एक ही स्लिट ओपन होता है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, जब S1 भी ओपन है और S2 भी ओपन है, तो हमें क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती है कि यदि कोई पार्टिकल है तो मिलना क्या चाहिए था, हमारे पास सिर्फ ये मिलना चाहिए था। समझ में आई बात। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, इसके हिसाब से क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ऐसा मिलना चाहिए था। जब हम क्या लेते हैं, कोई पार्टिकल लेते हैं, क्या लेते हैं, पार्टिकल लेते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हमें एक्सपेरिमेंटली क्या मिला, जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया कि हमने पार्टिकल ही लिया, हमने क्या लिया, पार्टिकल लिया। लेकिन क्वांटम पार्टिकल में हम क्या देखते हैं, क्वांटम मैकेनिकली हम क्या पाते हैं कि हमें ऐसा शेप नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है, इस तरीके से फ्रिंजेस मिलती हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ब्राइट, ये क्या है, डार्क, ये क्या है, ब्राइट। समझ में आई बात। ये क्या है, डार्क ब्राइट। तो ये डार्क ब्राइट मुझे फ्रिंजेस मिलती हैं। यदि आप थोड़ा और जानना चाहते हो तो मैंने देखो कल वाले लेक्चर में क्लासिकल व्यू ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स में भी मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया। आप उसको यदि देखोगे और फिर इस लेक्चर को आप देखोगे तो आप चीज़ों को और बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स में इंटेंसिटी सिंपली क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास I = I1 + I2 हो जाएगा क्लासिकल फिजिक्स की यदि मैं बात करूं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हमें ये शेप मिलता है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकली
इंटेंसिटी ऐड नहीं होती है, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था। तो ये पैटर्न हमें कब मिलता है? ये पैटर्न हमें तब मिलता है जब हम किसका इस्तेमाल करें? वेव का इस्तेमाल करें। समझ में आए बात? तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है ये पैटर्न हमें कब मिल रहा है? जब हम वेव लें। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की किस तरह की तरह बिहेव कर रहे हैं? वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये क्वांटम व्यू है पार्टिकल्स का। तो क्वांटम व्यू क्या बताता है पार्टिकल्स का? कि व्हेन वी परफॉर्म अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज अ वेव। कोई डाउट है यहाँ तक? अभी चीज़ें और आपको धीरे धीरे हम जब ऊपर की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगी। तो जैसे मैंने अभी बताया, एस क्या था? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। I1 I2 इंटेंसिटी हमें मिलती है स्क्रीन पर। S1 को हमने ओपन रखा और फिर हमारे पास S2 को हमने ओपन रखा। फिर हमने क्या किया था? अब ये दोनों स्लिट को रखा और हमें टोटल इंटेंसिटी क्या है? टोटल इंटेंसिटी क्या मिलती है? सम ऑफ I1 I2 एंड एन ऑसिलेटिंग टर्म। यानी I जो होता है हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस सिग्मा। ये हमारे पास क्या है? ऑसिलेटिंग टर्म है। क्या है? ऑसिलेटिंग टर्म। समझ में आई बात? ठीक है। अब एक दिमाग हमारे भेजे में आनी चाहिए ध्यान से, मतलब एक बात अब थोड़ा गौर से सोचो कि क्वांटम पार्टिकल्स जो ये है ये वेव नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पैटर्न कब बना होगा? हम सोचेंगे भाई वेव पैटर्न तो वो जो फ्रिंजेस बनते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न ये बनता है, ये तो तभी बनता है ना जब हमारे पास क्या हो, इस स्लिट से और इस स्लिट से दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इंटरफेरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरफेरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। यदि वो कंस्ट्रक्टिव होगा, क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा तो हमें ब्राइट मिलेगा, और यदि डिस्ट्रक्टिव होगा तो हमें क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। यानी वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। जो वेव एसोसिएटेड है ना किसके साथ? देखो, वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है, डी ब्रोगली ने यही तो कहा था, ठीक है ना, कि जो किसी भी पार्टिकल के साथ क्या होती है? एक वेव एसोसिएटेड होती है। क्लासिकल फिजिक्स में तो वो वेव का वेवलेंथ बहुत कम होता है, तो हम वेव एसोसिएटेड होती ही नहीं, मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं वेव नेचर क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम वेवलेंथ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएटेड होगा? वेव होगी। तो जो वेव इस स्लिट से और दोनों स्लिट से क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे। कौन सी वेव? द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? तो ये ब्राइट और डार्क बनना चाहिए, ये पैटर्न तभी बन सकता है, ऐसा हम नॉर्मली सोचें तो यही तो होगा। लेकिन रियलिटी थोड़ा इससे अलग है। क्या रियलिटी इससे थोड़ा अलग है? ध्यान से देखो। जो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हुआ है ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो हमें इनिशियली ऐसा लगेगा वो किसकी वजह से हुआ? इंटरफेरेंस की वजह से हुआ बिटवीन इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द टू स्लिट। दो स्लिट के बीच में, दो स्लिट से जो इलेक्ट्रॉन पास हुए ना, ठीक है ना, एक यहाँ से और यहाँ से, तो वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम दीज स्लिट्स आर कॉजिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। तभी ऐसा संभव है, ऐसा हमें इनिशियली लगेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता भाई। इंटरफेरेंस पैटर्न बनने पर हम ऐसे ही तो सोचेंगे कि वो तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो तभी बना होगा ना जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या किए होंगे? इंटरफेयर किए होंगे, एक स्लिट से और एक स्लिट से। समझ में आई बात? लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्यों? अभी ध्यान से देखो। तो जैसा भी मैंने बताया, इंटरफेरेंस ऐसा लग सकता है इनिशियली हमें कि कब कैसे बना है इंटरफेरेंस? दोनों स्लिट से वेव ने क्या किया है? एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली मीट किया है। लेकिन जो टोनोमुरा थे, ठीक है ना, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या क्या रॉन्ग प्रूफ कर दिया। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दिस इज नॉट ट्रू। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि दो स्लिट हमारे पास होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक तो इस वेव यहाँ से और एक यहाँ से है ना, तो वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या किए हो? इंटरफेयर क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने क्या क्या? रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन बीम इंटेंसिटी सो लो। उन्होंने ना जो इलेक्ट्रॉन बीम इंटेंसिटी थी, मतलब जो हमारे पास ये सोर्स था ना इलेक्ट्रॉन का यहाँ से, इसकी इंटेंसिटी को क्या कर दिया? लो कर दिया। और उन्होंने इतना लो कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट किया। कितना इलेक्ट्रॉन किया? एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने इजेक्ट किया। समझ में आया? तो ये जो दोनों यहाँ पे आप स्लिट देख रहे हो ना, तो एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने इतना इंटेंसिटी कम कर दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला? एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकला तो उन्होंने पाया कि इंटरफेरेंस पैटर्न तो अभी भी बन रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, चाहे तो वो इस स्लिट से पास हुआ होगा चाहे इस स्लिट से पास हुआ होगा। समझ में आई बात? ठीक है ना।
तो एक एक इलेक्ट्रॉन जब निकला है और उन्होंने ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने पास कराए और क्या मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ऐसे कैसे, तो ये तो गलत हो गया ना। देखो यदि दोनों स्लिट ने इंटरफेयर किया होता वेव्स ने, तब इंटरफेरेंस पैटर्न मिला होता, लेकिन उन्होंने इसको कैसे गलत सिद्ध किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन सेंड किया और वो इलेक्ट्रॉन, अब ये तो जांच का विषय है ना कि कौन से स्लिट से पास हुआ, तो लेकिन हमने क्या देखा कि इंटरफेरेंस पैटर्न तो तभी भी मिल रहा है। समझ में आई बात। तो मान लो वो इस स्लिट से पास हुआ है, तो इस स्लिट से तो वेव आई नहीं है, यानी इस स्लिट से वेव नहीं आई है, तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न इसके साथ कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हमें मिला एक्सपेरिमेंटली। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो उन्होंने इंटेंसिटी को बहुत कम कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन फायर किया एट अ टाइम, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न मिला तब भी, ठीक है ना। उसके जब फिर एक एक करके ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उन्होंने स्लिट से पास किए और इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिला। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जो इंटरफेरेंस है ना वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की। दो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं है कि दोनों स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास हुए और एक इससे और एक इससे और दोनों की वेव आपस में इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली सिद्ध कर दिया। समझ में आई बात। तो इंटरेक्शन बिटवीन नॉट एन इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटरफेरेंस क्या है, इट्स नॉट एन इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई बात। तो ये थोड़ा अब बड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो, और या इससे पिछली वाली वीडियो को पहले देखो फिर इसको देखो, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यदि तब भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब समझ में आया। तो इससे क्या पता चला, ईच इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद बोथ स्लिट साइमल्टेनियसली। पर देखो इंटरफेरेंस पैटर्न तो तभी बनना चाहिए ना जब दोनों स्लिट से निकले, है ना, दोनों स्लिट से निकले। लेकिन टोनोमोरा ने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो एक इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो दोनों स्लिट के साथ क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। समझ में आई बात। साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। द वेव एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन इज इंटरफेयरिंग द सिंगल इलेक्ट्रॉन इफ वी आर जस्ट यूजिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। द वेव एसोसिएटेड विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू और इज इंटरेक्टिंग विद द बोथ स्लिट साइमल्टेनियसली, एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया। मेकिंग इट, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों स्लिट से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड मेकिंग इट मीनिंगलेस टू आस्क विच स्लिट इट पासेस थ्रू। और ये कहना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से पास हुआ, इससे या इससे, ये मीनिंगलेस कहना भाई। तो वेव तो दोनों स्लिट से पास हो, मतलब दोनों स्लिट से जो वेव है ना एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू और इट इज इंटरेक्टिंग विद बोथ द स्लिट साइमल्टेनियसली। लेकिन ये जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो हमने भेजा है ये इस वाली स्लिट से निकला था या इस वाली स्लिट से निकला, ये कहना मीनिंगलेस है। क्यों कहना मीनिंगलेस है, अब देखो, अब यदि एक्सपेरिमेंट से हम पता करना पाए कि डिटेक्टर लगा के देखते हैं कि चलो भाई इस स्लिट से निकला था कि ये इस स्लिट से निकला था, लेकिन जो वेव एसोसिएटेड है ना इस इलेक्ट्रॉन के साथ, वो दोनों स्लिट के साथ साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करती है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की जब बात करें कि जो हमने ये सेंड किया सिंगल इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से पास हुआ, ये मीनिंगलेस है कहना। ऐसा क्यों ऐसा है, आप ध्यान से देखो। तो यदि हम डिटेक्टर का इस्तेमाल करें टू डिटरमाइन द स्लिट थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है भाई, है ना। अब देखो, अब गौर से देखो इस चीज़ को, समझ में आए बात मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब मैं इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो, इफ डिटेक्टर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्लिट थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स, द इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर। इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर हो जाता है यदि हम डिटरमाइन करने की कोशिश करें कि किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, ठीक है ना। या हम दूसरे शब्द, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ पार्टिकल। देखो जब इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं मिला तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, यानी वो लोकलाइज्ड हो गया, है ना। वेव तो लोकलाइज्ड नहीं होती ना, समझ में। एक पार्टिकल का तो पोजीशन होती है ना कुछ, तो वो लोकलाइज्ड हो जाएगा और हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, सिंगल स्लिट है ना। तो सिंगल स्लिट में ये स्लिट बंद कर दी, इससे पास किया तो इंटेंसिटी I1 मिला। अब ये स्लिट बंद कर दी तो H2 से पास करा इलेक्ट्रॉन्स, तो I2 इंटेंसिटी मिली। अब देखो मैं यहाँ लाइट सोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, लाइट सोर्स। अब बोथ स्लिट ओपन है,
क्या है स्लिट, बोथ स्लिट ओपन है। तो देखो अब जब दोनों स्लिट ओपन है तो मुझे क्या मिला है, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला। देखो अब इंटेंसिटी क्या, दोनों सम के इक्वल आ गई, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इंटरफेरेंस पैटर्न है नहीं ना, ये जो पैटर्न था ये पैटर्न क्या हो गया, गायब हो गया मेरे पास, ये पैटर्न है ही नहीं। कब, क्यों नहीं, क्यों ये ऐसा हुआ है, अब ध्यान से देखो उस चीज़ को। देखो जब लाइट सोर्स है तो इंटरफेरेंस जो है ना, ठीक है ना, इंटरफेरेंस जो है वो नहीं मिला। अब यदि आप ऊपर देखो है ना, यहाँ पे ध्यान से, कोई लाइट सोर्स है नहीं, तो जब लाइट सोर्स नहीं था तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, ठीक है। अब लाइट सोर्स है तो इंटरफेरेंस पैटर्न है ही नहीं, तब इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह। क्लासिकल फिजिक्स में यही तो था, ठीक है ना, दोनों इंटेंसिटी क्या हो जाती है, पार्टिकल की ऐड हो जाती हैं फाइनल केस में। तो इंटरफेरेंस पैटर्न मेरा नहीं मिला। अब गौर से देखो इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास क्या मून है, एज्यूम करो क्या है, मून है ना। आप ये यहाँ पर अर्थ पर हो तो आप मून को मेजर करना चाहते हो कितनी दूर है। तो सपोज करो आपने लेजर लाइट सेंड की, है ना। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ताकि उससे लाइट आए। तो जब मैं इस लेजर लाइट को मून पर इंसिडेंट करूंगा तो क्या ये लेजर लाइट मून की पोजीशन, मोमेंटम वगैरह को चेंज करेगी? क्या इस मून की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या उसे चेंज करेगी? नहीं करेगी। तो क्लासिकल फिजिक्स में जब हम पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं तो उनकी जो पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी वगैरह होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता। समझ में आई बात। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जब हम लाइट सोर्स मैंने यहाँ लगा दिया तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने की कोशिश किया कि कौन सी स्लिट से निकला, कि भाई S1 से पास हुआ था इलेक्ट्रॉन या S2 से पास हुआ था, जैसे ही मैं डिटेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो लाइट किस पर जाएगी, इलेक्ट्रॉन पर जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन पर जैसे ही मैं लाइट पड़ेगी तो उसका जो स्टेट होगी वो बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आया? अब वो वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहा है यहाँ पे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। अब जैसे ही आप लाइट सोर्स को हटा दोगे, जैसे ही लाइट सोर्स हटाया तो मेरे पास इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। लाइट सोर्स लगाने से इलेक्ट्रॉन का स्टेट चेंज हो गया। समझ में? अब वो वेव नहीं है, अब वो किस तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। हो सकता है ये मून वाले एग्जांपल से आप समझ पाओ, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग क्या एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही है। जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है ना, जो माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड है वो इनडिटर्मिनिस्टिक है। क्या है? इनडिटर्मिनिस्टिक है। समझ में आ गई बात? क्लासिकल फिजिक्स की तरह नहीं है कि जहाँ पे हम एक्यूरेटली पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बता सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। हम बता नहीं पाएंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, ठीक है ना। हम नहीं उसका एक्चुअल जो पाथ है उसको डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो वी कैन नॉट फॉलो अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अलोंग इट्स मोशन नोर कैन वी डिटरमाइन इट्स पाथ। समझ में आया? तो क्या है? इनडिटर्मिनिस्टिक है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। हम सिर्फ उसका प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक डिफाइन कर सकते हैं या प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन हम उसकी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे हम उसको डिटेक्ट करने के लिए उस पर लाइट डालेंगे या उसको डिटेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे तो उसका स्टेट ही चेंज हो जाएगा। यदि लाइट नहीं था तो वेव की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे उसको डिटेक्ट करने की कोशिश की तो वो क्या कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं? तो जैसे मैंने बताया माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है, इनडिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। वी जस्ट कैन इंटरप्रेट इट प्रोबेबिलिस्टिकली या स्टैटिस्टिकली। तो इट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल, तो ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म सच डिटेल्ड ट्रेसिंग ऑफ द पार्टिकल्स मोशन। कहाँ? क्वांटम मैकेनिकली। जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल होते हैं ना, ठीक है ना, तो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल का टेक्निकली पॉसिबल नहीं है उनका एग्जैक्ट पाथ हम उसको ट्रेस कर सके, ठीक है। तो इसी को लेना हाइजेनबर्ग के दिमाग में कुछ ना कुछ हुआ तो उन्होंने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन एन apparatus which allow us to determine the slit that the electron went through without disturbing the electron enough to destroy the interference pattern। समझ में आया? उन्होंने कहा कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बता सकूं कि किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास हुआ है विदाउट डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रॉन। देखो उसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। देखो मैं यदि इसको ऐसे करूं, देखो
S1 स्लिट, S2 स्लिट। तो यदि मैं D1 पे भी डिटेक्टर लगाऊं और D2 पे भी डिटेक्टर लगा दूं, समझ में आया? तो किसी एक ना एक डिटेक्टर में तो मुझे पता चली जाएगा कि किस डिटेक्टर से पास हुआ है, समझ में आया? तो ये तो पता क्या जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से पास हुआ है, लेकिन हम उसका क्या कर देंगे, उसका जो स्टेट है उसको चेंज कर देंगे, समझ में आया? तो देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है इम्पॉसिबल है ये पता करना कि किस स्लिट से पास हुआ है। कैसे? विदाउट डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब किए बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम पता कर पाए कि वो किस स्लिट से पास हुआ है। वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे यदि पता भी चल गया ना किस स्लिट से पास हुआ है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ में? उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसी को मॉडिफाई करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पोजीशन और मोमेंटम का कंसेप्ट में अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस उन्होंने की और किस तरीके से बताया। तो ये आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है? समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करें जो हम ये अभी अपना पढ़ रहे हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो इस वेव भी शो कर रहा है, पार्टिकल भी शो कर रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, जो किसने दिया था? नील बोर ने दिया था। तो नील बोर ने क्या कहा कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल में? उन्होंने कहा जो पार्टिकल है और वेव है का जो डिस्क्रिप्शन है ना कॉम्प्लीमेंट्री है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ क्वांटम सिस्टम, यानी ये एक दूसरे को ना कंप्लीट करते हैं, समझ में आया? क्या करते हैं? एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दे आर जस्ट द टू फेसेस ऑफ द सिंगल कॉइन, ऐसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आई बात में? क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और बोथ पार्टिकल एंड वेव आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। जैसे हम ऑब्जर्वेशन के दौरान यदि बात करें, किसकी बात करें? ऑब्जर्वेशन की। चाहे तो आपको एक एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर ही मिलेगा, समझ में आया? कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो चाहे तो आपको वेव नेचर मिलेगा उस एक्सपेरिमेंट में, चाहे आपको पार्टिकल नेचर ही मिलेगा उस एक्सपेरिमेंट में। जैसे पेयर प्रोडक्शन है ना? क्या है? पेयर प्रोडक्शन है। या हमने देखो और क्या क्या पढ़ा है मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने आपको बताया था, है ना? और फिर मैंने आपको कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में भी बताया था। तो कॉम्पटन इफेक्ट, इनमें क्या है? इन एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल नेचर की तरह से बिहेव करता है। और जो अलग एक्सपेरिमेंट है जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें यदि हम डिटेक्ट ना करें तो वो वेव नेचर की तरह शो करता है, समझ में आई बात? तो ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ऑब्जर्वेशन के दौरान, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, समझ में आई बात? ठीक है? तो आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं डिजाइन कर सकते जिसमें पार्टिकल भी और वेव प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम ऑब्जर्व हो जाए, कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल की तरह भी बिहेव करे, है ना, और वेव की तरह भी बिहेव करे एट द सेम टाइम। यदि आप इसको बना लेते हो, कर लेते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ नोबेल प्राइज, ठीक है ना? क्या मिलेगा? नोबेल प्राइज आपको मिलेगा। ऐसे डिफरेंट अटैम्प्ट्स अभी तक किए गए हैं, लेकिन वो अभी इतने कारगर साबित नहीं हुए। यहाँ सिंगल एक्सपेरिमेंट में ये भी पता करे कि ये पार्टिकल है और ये भी चले कि ये वेव है, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल था जो बोर ने दिया था। तो वेव्स एंड पार्टिकल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना? अच्छा, अब सिग्निफिकेंस क्या है पार्टिकल्स का? देखो पार्टिकल भी है, वेव भी है। तो क्वांटम मैकेनिक सिस्टम जो होते हैं ना, नाइदर प्योर पार्टिकल, देखो प्योर पार्टिकल का मतलब हो गया वेव नहीं है, ठीक है ना? और प्योर वेव का मतलब क्या है? पार्टिकल नहीं है। लेकिन क्वांटम सिस्टम्स तो वेव भी होते हैं, पार्टिकल भी होते हैं। तो ये प्योर पार्टिकल तो है नहीं, क्योंकि वेव्स भी होते हैं। प्योर वेव्स भी नहीं है, क्योंकि पार्टिकल नेचर भी कभी समटाइम्स दिस हो। तो क्वांटम सिस्टम्स आर नाइदर प्योर पार्टिकल्स नॉर प्योर वेव्स। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। वो डिपेंड करता है ना, डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात? ठीक है? अच्छा, तो विदाउट द कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स वुड नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये बिल्कुल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम तो यही कह रहा है ना कि पार्टिकल और वेव क्या है? दे आर जस्ट द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, है ना? समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक दूसरे के क्या है? कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
तो हम दोनों एक्सपेक्ट को जब लेके चलेंगे ना तभी हम क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल इज काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो गया। आप दोनों को एक्सक्लूज कर दो, एक्सक्लूसिव ले लो, नहीं भाई पार्टिकल अलग ही है वेव अलग है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वेव भी शो करे पार्टिकल नेचर भी शो करे। यदि इस माइंडसेट के साथ हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है हम उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करूँ यदि मैं कंक्लूजन की, तो हमने क्या सीखा बेसिकली। तो अंडरस्टैंडिंग जो है ना क्वांटम सिस्टम की रिक्वायर्स द रिकॉग्निशन दैट पार्टिकल्स एंड वेव्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, है ना, ये क्या है, टू साइड्स हैं सेम कॉइन के। ठीक है, अब फ्लिप करो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, पार्टिकल नेचर सो रहा है किसी एक्सपेरिमेंट में किसी एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर सो रहा है, समझ में आया। और बोथ मस्ट बी कंसीडर, और दोनों को कंसीडर करना चाहिए टू फुल्ली डिस्क्राइब द क्वांटम फिनोमेना। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये था हमारा क्वांटम व्यू ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। तो आप देखो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, आप खुद इस बात को जो रेगुलर लोग देख रहे हैं वो भली भांति जानते होंगे। ठीक है, तो वो देखो मैं ज़्यादा बकवास करता भी नहीं हूँ, मैं आता हूँ सीधा पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैं समय भी नहीं लेता आपका, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है ना, तो वो टीचरों की तरह नहीं है बस आओ आप बकचोदी करो यहाँ पे फलाना डिमका भलाओ ये वो, और ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगा कुछ अपशब्दों का यदि प्रयोग किया गया हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।